respected dignitaries on the dais, Professor Razaullah sir, Sadiq Bhagwan sir, Shoaib sir, I am Faruqi sir, मेरे फादर और सलमान भाई के फादर, सबको मेरा सलाम वालेकुम। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख मोहम्मद ज़ैब, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इस साल 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 225 हासिल हुई है और इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा एलोकेशन हुआ है। और इंशाल्लाह 15 दिसंबर से मैं ज्वाइन करूँगा आईपीएस ट्रेनिंग हैदराबाद में। थैंक यू। सलमान की स्टोरी आप लोगों ने सुनी, बहुत इंस्पायरिंग रही है। और आप लोगों ने सिर्फ सुनी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। आप लोगों को जज करते हैं, कहते हैं कि लोगों को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि सब लोग करते हैं और हम भी करते हैं। और जब सलमान से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी तो एक दिमाग में आया था कि नहीं, इसको अभी बहुत टाइम है, इसको बहुत टाइम लगेगा कुछ अचीव करने में। लेकिन इन्होंने ऐसी मेहनत की और ऐसी लगन के साथ इनका सिलेक्शन 2018 में हो गया, एक साल पहले। तो अगर आपके अंदर बिलीफ है तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप अपने तकदीर बदल सकते हो। मेरी भी जर्नी मैं शेयर करना चाहूँगा। वैसे मैं अहमदनगर से बिलोंग करता हूँ, जो बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद से ही, और वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट से। बचपन में लोग पूछते हैं, रिश्तेदार और बाकी सारे लोग पूछते हैं कि आप बड़ा होके क्या क्या करोगे। तो तब समझ में नहीं आता था कि क्या करोगे। तो एक बार मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, लोग पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनेगा। तो पापा ने बोला तू कलेक्टर बनेगा। तो तब मुझे पता नहीं था कलेक्टर करता क्या है, कलेक्टर होता क्या है। आई हैड लिटरली नो आइडिया। बट स्कूल में जब ऐसे कॉम्पिटिशन होता था कि आप लाइफ में क्या करना चाहोगे, तब मैं लिखता था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ कलेक्टर। तो कहीं ना कहीं वो बीज जो थे वो बचपन में ही बो दिए गए। वो मेरा माइंडसेट उस तरीके से बन गया था। जैसे सलमान ने बिलीफ की बात की, तो ये बिलीफ बचपन से बनता है। तो मेरा देखने का नज़रिया बदल गया, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे, कलेक्टर करता क्या है। किसी ने मुझसे बोला कि कलेक्टर जो है वो आसपास के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो आसपास चल रहा है वो पढ़ना मैंने शुरू किया। लेकिन हमारे देश में एक बीमारी फैली हुई है, मैं उसको डिजीज़ बोलता हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल की। सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के पीछे पागल हुए हैं, और इसी बीमारी का शिकार मैं भी हुआ। 11th-12th में क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, मैंने भी जो है अपने पापा के पैसे लेकर उनको दे दिए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू कर दी। और क्योंकि मेहनती था मैं बचपन से, तो मेरा अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, VJTI मुंबई में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विसेज का जो था दिमाग में, वो एट द बैक ऑफ द माइंड रह गया और मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। और इंजीनियरिंग में जैसे सब लोग मज़े करते हैं, मज़े करने लगा। लोग बोलते थे कि इंजीनियरिंग, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आओ, आपकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सोसाइटी में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। 4 साल इंजीनियरिंग में मेहनत करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैंने जॉब ज्वाइन किया। जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंपनी में तो आप मैनेजर हो, कंपनी में आप एक ऑफिसर हो, लेकिन जैसे ही आप कंपनी के गेट से बाहर आते हो, यू आर नथिंग। आप एक बस आईडी नंबर बन के रह जाते हो, नथिंग एल्स। तो मुझे वहाँ पे बहुत महसूस हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद, 12th में इंजीनियरिंग CET क्रैक करने के लिए इंजीनियरिंग के 4 साल, इतनी मेहनत करने के बाद जो मुझे मिल रहा है 30,000 एंड नो रिस्पेक्ट। तो मुझे रियलाइज़ हो कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। आई क्विटेड, मैंने क्विट कर दिया और मैं हज कमेटी का एग्ज़ाम दिया मैंने, और मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। मैंने सोचा कि अब मुझे जो करना है वो सिविल सर्विसेज करना है। 27 मार्च 2019 को मैं ढोलपुर हाउस में इंटरव्यू रूम में बैठा हुआ था। मेरे सामने सत्यवती मैम, जो तमिलनाडु काडर की IAS ऑफिसर है, वो चेयरमैन थी, और 4 और बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे। मैम ने मुझसे पूछा कि आपका इंजीनियरिंग, आपका ग्रेजुएशन 2014 में हो गया है, तब से लेके आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला मैम मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो मैम ने बोला आपको ये नहीं लगता है कि आप अपने प्रेशियस यूथ के जो साल है,
जो यंग ईयर्स है आपके लाइफ के, जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उसको वेस्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में पूरी मेरी जर्नी फ्लैश हुई कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, और इस एक क्वेश्चन के चलते मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। पूरी जर्नी मेरे दिमाग में फ्लैश हुई एक 10 सेकंड में। उसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने क्या दिया। लेकिन जो जर्नी मेरी रही है, हज कमेटी में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, और वहाँ से मैं जामिया मिलिया इस्लामिया चला गया। मेंस एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं फेल हो गया। 50 मार्क मेरे कम थे। वहाँ पे मेरी ये गलती हुई कि मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया था, मेंस जो होता है आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं किया। तो मैंने ये सोचा कि चलो सेकंड अटेम्प्ट में मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस पे अच्छे से फोकस करते हैं। तो मेंस पे मैंने खूब मेहनत की। नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स फिर से पास हुआ, लेकिन मैं मेंस फिर से फेल हो गया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऑप्शनल की मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो इस बार ऑप्शनल को बहुत अच्छे से करते। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने सब पूरी मेहनत कर दी, एवरीथिंग जो हो सकता था सब कुछ किया, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर से फेल हो गया। और फिर मैंने ये सोचा कि ये जो चीज़ है ये अपने से होने वाली है नहीं। तो मैं घर आ गया, मैंने अपना पैकिंग वैकिंग कर ली सारी, और मैं घर आ गया। और फिर मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए। तो फिर कुछ लोगों ने एडवाइस दिया कि आप जाओ यहाँ पे जॉब करो, ये सारी चीज़ें देखो। तो ऐसे एक जॉब फेयर में भी मैं चला गया, जहाँ पे जॉब फेयर होता है, आपको पता है जॉब फेयर होता है, वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पे 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाती है। मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते। वहाँ पे जॉब फेयर में जाने के बाद मेरा एक कोइंसिडेंटली वहाँ पे इत्तेफाक से एक स्कूल का फ्रेंड मिल गया। और स्कूल का फ्रेंड जानता है कि ये बचपन से ही टॉपर रहा है। वो शॉक हो गया, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, ये सब कुछ किया है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मैं जो हूँ बेरोजगारी का सर्वे करने आया हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी ये बताने में कि मैं अभी भी बेरोजगार हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 10-15 हज़ार की नौकरी करने के बाद ये तो एक दोस्त मुझे मिला है, कल और भी दोस्त मिलेंगे, वो पूछेंगे तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक और अटेम्प्ट देते हैं, एक सीरियस अटेम्प्ट देते हैं और पूरी तैयारी के साथ देते हैं। उसी साल सलमान भाई का सिलेक्शन हुआ। मैंने सलमान से कॉल किया और उनसे पूछा कि बताओ क्या करना है। तो उनका पहला था कि हम जो है अपना टारगेट बहुत छोटा सेट करते हैं, जैसे उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि टारगेट कितना सेट करना चाहिए। तो बोले कि ऑप्शनल में 350 लेना चाहिए, जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है उसका 320 के आसपास आता है और जो जीएस में है उसका जो हाईएस्ट होता है उसका 400 आता है। इन्होंने बोला कि जीएस में हमको 500 मार्क लेने लेकिन वो चमत्कार था मेरे लिए। वो चीज़ ऐसे काम की क्योंकि मैं सलमान को इनिशियल डेज से जानता हूँ, और वो ऐसी उम्मीद और ऐसी ताकत और ऐसा एम रख सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं भी रख सकता हूँ। और मुझे ये महसूस हुआ अंदर से कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम छोटा था, मेरा टारगेट छोटा था, कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ कम पड़ जा रहा था। मैं ये सोचता था कि और जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे वो कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। बट ये सही नहीं था, मेरे बिलीफ में कमी थी, मुझे खुद के ऊपर यकीन नहीं था। तो इसके बाद मैंने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत की, और 2018 में दिसंबर में जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था। उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू की, बाकी सारे दोस्तों ने भी बहुत मदद की उसमें। और इंटरव्यू से कुछ दिन पहले एक सलमान जो है, जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है सबके रूम में आए, और सबके रूम में एक पोस्टर देखे गए। उस पोस्टर पे लिखा हुआ था अपना टाइम आएगा, और वो पोस्टर मैंने अपने बेड के सामने लगा दिया। सुबह उठ के मैं देखता था अपना टाइम आएगा। और 5 अप्रैल 2019 को शाम को 6 बजे जब यूपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया तो सचमुच अपना टाइम आ गया था। जब मैं स्कूल में था तो बहुत बड़े बड़े फंक्शन ऐसे होते थे। मुझे आदत है सेमिनार वगैरह अटेंड करने की, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेमिनार बहुत अटेंड करता था, और उसी का कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। तो ऐसे ही एक सेमिनार में हम लोग गए हुए थे, मैं मेरे फ्रेंड्स सारे, और वहाँ पे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। ये शुरुआत के दिनों की बात है। सेमिनार ख़त्म हुआ, हम लोग बाहर गए, और मेरे फ्रेंड्स जो है वो डिस्कस करने लगे। उसमें एक फ्रेंड था, उसने कहा कि यार सर तो सही कह रहे थे, हमने कभी प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं। तो हम लोग उसको दिलासा देने लगे कि नहीं, आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो वो कहता है मेरा तो हो जाएगा, मुझे पता है, मैं तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ
तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि उस लड़के के अंदर बिलीफ थी कि उसका हो जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि उसका हो जाएगा, और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो बिलीफ जो होता है, इट कैन वर्क मैजिक फॉर यू, इट हैज़ मैजिक। आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू रूम में बैठते हो तब वहाँ पे 5 लोग बैठे होते हैं जिनका 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 5, 300 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने बैठा है। 300 साल के एक्सपीरियंस को आपको कन्विंस करना है कि हाँ, मैं एक डिस्ट्रिक्ट संभाल सकता हूँ एज एन IAS ऑफिसर, एज एन IPS ऑफिसर। अगर आपको उनको यकीन दिलाना है तो सबसे पहले आपको खुद को यकीन दिलाना होगा। आपको खुद के ऊपर बिलीफ लाना होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ। लेकिन देखिए, बिलीफ और ये सारी चीज़ें, ये सब दिमाग में होता है, ठीक है। एक्चुअल में हमको ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सोचते तो बहुत लोग हैं लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। जितना मेरा शोएब सर से इंटरेक्शन हुआ, सर ने ये बोला कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग डिसीजन तो ले चुके हैं कि उनको UPSC करना है, लेकिन वो लोग वीडियोस के सहारे, और वो लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं टॉपर्स के वीडियोस, उसको ही अपना प्रिपरेशन मान रहे हैं और उसको उसी के सहारे वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस के साथ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो सिलेक्ट हुए उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब तक आप लाइब्रेरी में बैठकर रोज़ 8 घंटा 10 घंटा मेहनत नहीं करोगे, तब तक ये हासिल होना बहुत मुश्किल है। आपको टाइम निकालना होगा, आपको बैठना होगा। जब मेरा तीसरे अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था तो दिल्ली में ठंड होती है -2 डिग्री सेल्सियस, जो लोएस्ट होती है। 3 डिग्रीज 4 डिग्रीज के आसपास ठंड होती है। उस ठंड में सुबह 6 बजे उठकर मैं लाइब्रेरी जाके बैठता था, और शाम को 8 बजे 9 बजे डिनर करके मैं वापस रूम पे आता था। आप लोगों को यहाँ पे आके बहुत ग्लैमरस लगता है, आप लोगों को लगता है कि ये लोग तो मज़े ले रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पीछे जो हार्ड वर्क हुआ है वो नहीं दिखता है। लियोनेल मेसी आपने सुना होगा, जो फुटबॉलर है, ओके, वो मशहूर है हाईएस्ट गोल स्कोरिंग के लिए। हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो आज भी वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर होने के बाद भी डेली ही प्रैक्टिस 6 to 7 आवर्स डेली, आज भी। अगर ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको उसका रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप स्मार्ट वर्क भी करो। सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो सबसे ज़्यादा किसान करता है, मजदूर करता है, उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता। आपको सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोक्रेटिस के पास एक बार एक नौजवान आता है और पूछता है कि सर, मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, मैं सक्सेस कैसे हासिल करूं? सोक्रेटिस उठते हैं और घर के बाहर निकल जाते हैं और समंदर की तरफ चलने लगते हैं। नौजवान उनके पीछे पीछे जाता है। जब समंदर में वो जाते हैं, जब चेस्ट तक पानी पहुंचा है, छाती तक जब पानी पहुंच जाता है, वो मुड़ते हैं और उस नौजवान को पकड़ के पानी में डुबा देते हैं। 10-20 सेकंड के बाद ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि आप पागल तो नहीं हो गए, मैं आपको सक्सेस का राज पूछने आए हो और आप मुझे मारने पे तुले हो। तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि जब तुम उस पानी में थे और तुमको उस 10-15 सेकंड के लिए जो ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए जो डिजायर था, जो इच्छा शक्ति थी, वो अगर जो तुम्हारा एम है उसको हासिल करने में वो इच्छा शक्ति, वो डिजायर आ जाए, तो तुमको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ साथ इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन UPSC में और मैं बहुत ही हवा में रहता था, क्योंकि सब स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते थे कि भाई बता दे, थोड़ा सा हेल्प कर दे, वो सारी चीज़ें। और UPSC ने मुझे बिल्कुल ही हम्बल बना दिया, 3 बार फेल करा दिया। लेकिन इसमें सीखने की बात यह है कि आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप फेलियर को फेलियर ना समझ के एक स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस समझते हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो। यू आर नॉट फेलिंग, यू आर ट्राइंग समथिंग बट इट डज नॉट वर्क आउट, सो यू ट्राई समथिंग एल्स, यू वर्क इवन हार्डर, यू वर्क इवन स्मार्टर, तो दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। आप फेलियर को ओवरकम करते हो। और आप इमेजिन करो, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता
और मेरा आज 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा मज़ा आता है या आज ज़्यादा मज़ा आ रहा है? आज ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हार के बाद जो जीत मिलती है उसमें ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसको उसका वैल्यू, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। थर्ड अटेम्प्ट के बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं अकेला था, रिजल्ट देखा मैंने फ़ोन पे और मेरा रोल नंबर मैंने टाइप किया, PDF में वो नहीं था, और लिटरली मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी जज्बा रखना और इस एग्ज़ाम को फिर से अटेम्प्ट करना और उसको क्लियर करना, अगर ये आपके अंदर इतना जज्बा है, इतना करेज है, इतना आपके अंदर डिज़ायर है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कुछ फ़नी स्टोरीज़ मेरे साथ हुई है आफ्टर सिलेक्शन में, बहुत लोगों से मिला। तो जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस है सोसाइटी में इस एग्ज़ाम को लेके कि बहुत टैलेंटेड लोग करते हैं, बहुत पैसा लगता है, ये सारी चीज़ें। आपको एक अच्छा ग्रुप होना जो आपको सही से एडवाइस करता है और सही लोगों से, पॉजिटिव लोगों से इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन के बाद मैं अपने एक दोस्त से मिला, उसने मुझसे पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने बोला UPSC में सिलेक्शन हो गया है। तो उसने बोला अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अभी क्या करेगा। वो सारी चीज़ें होने के बाद बोलता है कि UPSC में सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी MPSC के लिए ट्राई करो। तो बोलने का मतलब ये है कि लोगों को आइडिया नहीं होता है एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन वो आपको एडवाइस देने में सबसे आगे रहते हैं। तो एडवाइस भी सही लोगों से लेना चाहिए। अगर गलत एडवाइस लोगे तो गलत रास्ते पे जाओगे। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोगों के पास रहोगे तो जैसे सलमान ने बोला कि नेगेटिव लोगों से एक हाथ दूर, सलाम दुआ बस। दूसरा मिसकंसेप्शन सोसाइटी में यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि इस एग्जाम में जो है बहुत ही टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत टैलेंटेड, एक्स्ट्रा स्मार्ट जो लोग होते हैं वही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। लेकिन आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैलेंटेड नहीं है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो टैलेंट है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, जो UPSC ने रिकॉग्नाइज किया है। इस एग्जाम में टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। मिनिमम लेवल ऑफ टैलेंट, अगर आप ग्रेजुएशन करने की क्षमता रखते हो तो आपके अंदर उतना टैलेंट है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ये एग्ज़ाम भी क्लियर करोगे, प्रोवाइडेड कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और खुद को आप सच बोल रहे हो। अगर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे UPSC करना है, 3-4 घंटे पढ़ाई की और फिर चलो दोस्तों के साथ घूम कर आते, दिस इज चीटिंग योर सेल्फ। आप खुद से झूठ बोल रहे हो, आप खुद के पोटेंशियल से जस्टिस नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ, एंड अनलेस यू डोंट डू जस्टिस टू योर सेल्फ, अगर आप खुद से सिंसियर ना हो तो और लोगों को आप कैसे कन्विंस करोगे। तो आपको खुद से सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, या फिर लाइफ में। इनफैक्ट आप खुद को झूठ मत बोलो, आप जो हो खुद को अच्छे से एनालाइज करो और उसके बाद उस पर अमल करो, चीज़ों को बदलने की कोशिश करो। तीसरा मिसकंसेप्शन सोसाइटी में यह है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। सिलेक्शन के बाद मुझे इनफैक्ट एक बैंकर मिले थे, उन्होंने बोला कि UPSC में सिलेक्शन हुआ है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब वो बैंकिंग फील्ड से है तो उनके दिमाग में इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैंने बोला कि हाँ सर, इन्वेस्टमेंट तो किया है, एनर्जी का और डिज़ायर का इन्वेस्टमेंट किया है। पैसों का इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे 20,000 से ज़्यादा खर्च हुए होंगे इस एग्ज़ाम में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेजुएशन जॉब छोड़ने के बाद मैं हज कमेटी में गया, हज कमेटी ने मुझे फ्री कोचिंग प्रोवाइड की, कोचिंग लेकिन अच्छे क्वालिटी की थी। दिल्ली के जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ की कोचिंग मैंने हासिल की, एंड दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय हज कमेटी ऑफ इंडिया। वो होने के बाद मैं जामिया मिलिया इस्लामिया गया, वहाँ पे मुझे मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए फ्री स्पॉन्सरशिप मिली कि हम आपको फीस प्रोवाइड करेंगे, आप टेस्ट सीरीज़ दो। इतना तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा ये हुआ कि इंटरव्यू के लिए जो सूट लेना होता है, जो शूज़ लेने होते हैं, उस तक की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है बहुत पैसा लगेगा, हम नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे इस एग्ज़ाम में। जहाँ तक पैसों की बात है, मैं आई कैन गारंटी यू, इतने जो
चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए, कि वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के बच्चे आगे बढ़े, वो लोग इस फील्ड में आए। तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना चाहिए इस एग्ज़ाम में। एक और मिसकंसेप्शन ये है सोसाइटी में कि आप लोग जो प्रिपरेशन अभी करते हैं वो अभी भी ग्रेजुएशन माइंडसेट में हो। आप लोग, आपको लगता है एक बुक पढ़ ली, उसको रट लिया और एग्जाम में जाके उलट दिया। दिस इज नॉट यूपीएससी। यूपीएससी डिमांड्स एनालिटिकल एबिलिटी। आपको सोचना होगा। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको सोचना होगा। 10 मिनट अगर आप पढ़ रहे हो तो 5 मिनट सोचो। जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे, खुद अपना ओपिनियन डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप अपना आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर्स देखा है यूपीएससी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने लोगों ने देखा है? उसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चंस दे आर नॉट आस्किंग व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, गिव द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि साबरीमाला इशू हो गया तो उसमें कैसे हैंडल करना चाहिए था, ट्रिपल तलाक को लेके। दिस टाइप ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। तो इसको हम कैसे डील करेंगे? यू हैव टू थिंक। और उससे पहले आपको एक अच्छी कोचिंग लेनी होगी। अच्छी कोचिंग के बाद आपको खुद मेहनत करनी होगी। आपको बैठना होगा, लाइब्रेरी में सोचना होगा, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, नोट्स को 15-20 बार रिवाइज करना होगा। एंड बिलीव मी, दिस इज नॉट ईजी। यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट। उतना एफर्ट आपको डालना होगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देयर इज नो पेन विदाउट गेन, सॉरी, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तो अगर आपको गेन चाहिए तो पेन उठाना पड़ेगा। ओके, कितने लोग पेन उठाने के लिए रेडी है? छोटे हाथ क्यों उठा रहे हो? छोटा पेन नहीं मिलेगा उससे। कितने लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? ओके, कितने लोग आईपीएस बनना चाहते हैं? कम है आईपीएस। व्हाई? देखिए, जितने भी सिविल सर्विसेज है, सब जगह पे ज़रूरत है अच्छे ऑफिसर्स की, जो लोग काम कर सके कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए, जो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए काम करे। ऐसे हर सर्विस में लोगों की ज़रूरत है। तो मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन आपसे शेयर किया था कि मैम ने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आप अपने यूथ के प्रेशियस ईयर्स जो है वो बर्बाद कर रहे हो? तो मैंने बोला, मैम ये सच है कि मेरे 3-4 साल इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, लेकिन इस 3-4 साल जो मैंने इसमें यूटिलाइज किए हैं वो मैंने वेस्ट नहीं किए। उसमें मैंने इतना कुछ सीखा है कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं भी होता हूँ तब भी मैं लाइफ में बहुत अच्छा करूँगा। आज भी जब मैं सुबह उठता हूँ और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। 4 साल से मुझे हो गए इस फील्ड में। इस एग्ज़ाम, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट कि आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देगा। आपने सोचा है पॉलिटिकली, आपने सोचा है सोशली, आपने सोचा है इकोनॉमिकली, आपने सोचा है, आप सारे एंगल से सोचना शुरू कर देते हो। और जब आप ये सारे एंगल से सोचना शुरू कर देते हो तभी आप आईएएस बन जाते हो। बाद में जो रिजल्ट आता है वो तो सिर्फ ऑफिशियल स्टैंप है। आप जब लाइब्रेरी में बैठकर सारे एंगल से सोचना शुरू कर देते हो, जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है, उसी को आईएएस बोलते हैं। बाद में एग्जाम देकर बस गवर्नमेंट का स्टैंप लेना होता है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटिंग टू क्लियर दिस एग्जाम विद इन द नेक्स्ट 3 years? आई नीड योर कमिटमेंट एंड आई वॉन्ट यू टू स्टडी डेली 8 to 10 hours हार्ड वर्क के साथ, बिल्कुल हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ। इफ यू नीड एनी गाइडेंस, आई विल शेयर माई email ID and other contact details with sir. You can have it with them. Okay? With that, I would like to thank you and wish you all the best. Thank you.